कहानी का ये पांचवा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। इधर वंश इंग्लैंड में अपनी बीवी बच्चों के साथ मजे कर रहा था और उधर संजना उसे फोन लगा लगा कर परेशान थी क्योंकि उसका फोन लग ही नहीं रहा था। और इधर धारा के घर पर चौक में बैठे खाना खाते हुए नीलेश ने बड़े आराम से कहा, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। रात का वक्त था। सोनल रसोई में रोटियां सेक रही थी और धारा बाहर आकर सबकी थालियों में रोटी रख रही थी। रोटी रखते रखते उसके हाथ रुक गए और वो नीलेश की तरफ देखने लगी। पास बैठे विशाल के भी हाथ खाना खाते हुए रुक गए। सभी की नजरें नीलेश पर ही थी। सभी ने एक साथ चौंक कर उसे देखा। ऐसे क्या घूर कर देख रहे हो सब? पैसे मांगे हैं तुम लोगों की जान नहीं। नीलेश अपने स्वभाव के मुताबिक गुस्से से चिढ़ते हुए बोला, इतने सारे पैसे हमारी जान मांगने के बराबर ही हैं, पर इतने सारे पैसों का करेगा क्या तू? कावेरी जी ने पूछा। मुझे अपना काम चालू करना है, नीलेश बोला। अपना काम? पर तू तो अच्छी भली नौकरी कर रहा था ना, उसका क्या हुआ? कावेरी जी ने पूछा। दूसरे की नौकरी नहीं होती मुझसे। थोड़े से पैसों में दिन भर गधा मजदूरी करवाते हैं। मैं अपना काम करूंगा, नीलेश ने बोला। तब तक सोनल भी रसोई से बाहर आ गई। पड़े पड़े खाने की जो आदत है, विशाल ने मन में ही सोचते हुए कहा और सिर झुटक कर अपना खाना खाने लगा। क्या करने की सोची फिर? और इतना पैसा आएगा कहाँ से, सोचा भी है? कावेरी जी ने नीलेश की थाली में रोटी रखते हुए पूछा। ब्रेकफास्ट कॉर्नर डालूंगा, छोटा सा मस्त चलेगा सुबह सुबह के नाश्ते के साथ, नीलेश ने बताया। कुछ बनाना आता भी है? चाय तक तो बनाई नहीं आज तक तूने? कावेरी जी ने मुंह बनाते हुए पूछा। अरे ये सोनल है ना, इसे सब आता है। ये रहेगी ना मेरे साथ मदद के लिए। तुम तो बस पैसे दे दो। नीलेश की बात पर इतराती मुस्कुराती सोनल वहीं आकर बैठ गई। उसे देखकर कावेरी जी का और मुंह बन गया। फिर तो हो गया बिजनेस। घर में काम तो होता नहीं है इससे। कावेरी जी ने मन ही मन सोचा। ये अब तेरे साथ बाहर काम करेगी? कावेरी जी ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। हाँ तो क्या दिक्कत है? धारा भी तो जाती है काम करने। सभी उन दोनों को देख रहे थे। कावेरी जी बोली, पर असली बात तो पैसों की है ना, वो कहाँ से आएगा? कावेरी जी का अगला सवाल जिस पर नीलेश ने धारा को देखा और बोला, ये देगी ना, इतने सालों से कमा रही है, जरूर इकट्ठा किया होगा पैसा इसने। वो क्या कहते हैं, सेविंग, उसमें से दे देगी। नीलेश ने बड़े आराम से कहा, पर मेरे पास कोई सेविंग नहीं है। धारा ने सुनते ही तुरंत जवाब दिया। क्यों, इतना कमाती है, कहाँ जाता है? नीलेश उखड़कर बोला, जितना भी मिलता है सब घर में दे देती हूँ, मेरे पास नहीं है कुछ भी। अच्छा, इसे तो दे दी थे तूने कमरे की मरम्मत के लिए। नीलेश ने विशाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। थोड़े से रखे थे तो मैंने वही दे दिए, ये सोच कर कि घर में ही लग रहे हैं, पर अब नहीं है मेरे पास, कहते हुए तारा अंदर कमरे में चली गई। और उसने सच ही तो कहा था, जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे वो उसने विशाल को दे दिए थे। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। सोनल मुंह बनाकर बोली, देखा आपने, हम मांगे तो कुछ होता नहीं इनके पास। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि ये नहीं देने वाली कुछ भी। सोनल ने आग में घी डालने का काम किया। कमरे की मरम्मत जरूरी थी, तुम दोनों तो एक कमरा घेर कर बैठे हो। सबकी बातें सुनकर विशाल भी बीच में बोल पड़ा। अच्छा, कमरा जरूरी है पर हमारा काम जरूरी नहीं है। सोनल बराबर से हाथ चलाती हुई बोली। तुम बीच में मत बोलो, समझी ना? विशाल सोनल को उंगली दिखाकर गुस्से में बोल पड़ा। मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? विशाल के तेवर देखकर नीलेश उसे मारने दौड़ा। धारा भी वापस चौक में आ गई। चुप हो जाओ दोनों और दूर रहो एक दूसरे से। कावेरी जी बीच में आकर खड़ी होकर चिल्लाई, फिर घूर कर सोनल को देखने लगी। उनको घूरते देखकर नीलेश बीच में आकर खड़ा हो गया। ध्यान से सुन लो, मुझे पैसा चाहिए हर हाल में, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल सोनल। नीलेश सोनल का हाथ पकड़कर सबको घूरते हुए अपने कमरे में चला गया और विशाल अपने कमरे में। वैदेही ने भी निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। पैसा तो देना पड़ेगा इसे, कावेरी जी ने धारा को देखते हुए कहा। तो धारा बोली, कहाँ से आएगा इतना पैसा मम्मी? हमारे लिए 50,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं है कि निकाली और दे दी। कावेरी जी बोली, तेरी कंपनी से उधार मांग ले, धीरे धीरे चुका देंगे। ये सुनकर धारा ने जवाब दिया, ऐसे नहीं मिल पाता एडवांस।
या लोन, और ले भी लो तो चुकाएंगे कैसे? जो थोड़ी बहुत पेमेंट आती है वही पूरी नहीं पड़ती, फिर लोन लेने पर तो और भी कम लगेगी, फिर घर कैसे चलेगा? अरे वो देगा ना कमा कर। कावेरी नीलेश के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली। धारा एक गहरी सांस लेकर बोली, आपको लगता है ये देंगे कमा कर? और भाभी का नेचर जानती नहीं हो क्या? वो ले लेंगी पर देने नहीं देंगी। कावेरी जी बोली, क्यों नहीं देगी? देना पड़ेगा, देखना तू। मैं उससे ले ही लूंगी घर का सारा खर्च, बस तू पैसों का इंतजाम कर दे। और वो बिना धारा का जवाब सुने कमरे में चली गई। बीच चौक में खड़ी धारा अपने घर के और ज्यादा बिगड़ते हालातों को देख रही थी और चिंता थी उन पैसों की जिनको देने के बाद एक फुटी कौड़ी भी वापस नहीं मिलने वाली थी, ना ही कोई कमाई। पर कावेरी जी पुत्र मोह में कुछ भी देखने और सुनने को तैयार नहीं थी। कैसे एक माँ अपने दो बच्चों में इतना फर्क कर सकती है? एक को कावेरी जी बिठाकर खिलाती है तो दूसरे से बचपन से ही इतनी मेहनत करवाती है। क्या बेटी औलाद नहीं होती? क्यों उसका दर्द उसकी खुद की माँ को भी दिखाई नहीं देता? क्या वो सिर्फ कमाने की मशीन है? ऊपर से अपने नालायक बेटे को अपने छोटे भाई बहन का मालिक बनाकर रखा है उन्होंने। छोटे भाई और बहनों को बस उसका गुलाम बनाकर रख दिया है। जब सारे बच्चे एक ही माता पिता की संतान है तो सब बराबर हुए, पर यहाँ माता पिता ही अपनी छोटी संतानों को बड़ी संतानों का गुलाम बनाकर रख देते हैं। ये नाइंसाफी है। अपनी किसी भी संतान को इतना हक मत दीजिए कि वो अपने छोटे बहन भाइयों पर हुकूमत करने लगे। बेचारी धारा सब कुछ सहने और करने को लाचार थी। उसे वही करना था जो उसकी माँ ने उससे कहा था, यानी कि उसे अब पैसों का इंतजाम करना था। इधर रात का खाना खाकर मान काफी देर तक सुधा जी और संजना के साथ बैठकर बातें करता रहा ताकि उन्हें अकेलापन ना लगे। मान उठते हुए बोला, अच्छा आंटी जी, अब मैं चलता हूँ, आप भी आराम कीजिए, कल फिर आऊंगा आपको लेने के लिए। बेटा अब तुम यहाँ आते रहा करो, ये अब तुम्हारा ही घर है। सुधा जी ने मान को देखते हुए कहा तो मान बोला, जी आंटी मैं आता रहूंगा, और किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई बात हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं। सुधा जी बोली, बिल्कुल बेटा। संजना, जाओ मान को बाहर तक छोड़ कर आओ। अब मन ठीक है तुम्हारा? कार के पास पहुंचकर मान ने संजना से पूछा, जो बड़े मेमन से मान के साथ बाहर आई थी। मान की बात सुनकर वो बोली, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। चिंता फिक्र प्यार सब करूंगा, हक है मेरा। मान पास आकर और गहरी नजरों से संजना को देखने लगा। वो वैसे ही सिर झुकाए खड़ी थी। उसे देखकर मान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चलो जाओ अंदर, मैं चला जाऊंगा। संजना के चेहरे पर आती बालों के लटों को अपनी उंगलियों से कान के पीछे करते हुए मान ने कहा और कंधे से पकड़कर दरवाजे तक वापस ले आया। गुड नाइट, जाओ आप। पैंट की जेब में हाथ डाले मान उसे देखने लगा। गुड नाइट। मान को जवाब देकर संजना अंदर चली गई और मान बाहर आकर अपनी कार में बैठा और स्टार्ट कर हवेली की तरफ मोड़ दी। संजना अपने कमरे में ना जाकर सुधा जी के कमरे में आ गई। ऐसा क्यों कर रही हो मम्मी? मैं उससे प्यार नहीं करती। ऐसा करने से मान की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप समझती क्यों नहीं हो? संजना तड़पते हुए बोली, मुझे मान पर पूरा भरोसा है। वो अपनी जिंदगी खराब नहीं होने देगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी संवार देगा। वो बहुत ही अच्छा लड़का है संजना, तुम्हें पलकों पर बैठा कर रखेगा। यकीन करो मेरा, उसका प्यार तुम्हें किसी वंश की याद भी नहीं आने देगा। वंश सही नहीं है, भूल जाओ उसे और अब जाकर सो जाओ। देखो कितनी आंखें सूज रही हैं तुम्हारी। सुधा जी की बातें सुनकर संजना और निराश हो गई और सीधा अपने रूम में चली आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वंश की कोई खबर नहीं थी, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। फिर भी एक उम्मीद लगाकर संजना ने उसका नंबर डायल कर दिया। बेल जा रही थी। संजना के दिल को बड़ी राहत पहुंची। हेलो। वंश की आवाज सुनकर संजना की आंखों से आंसू निकल गए। लगा जैसे तपते रेगिस्तान पर आज बादल मेहरबान हुए हों। वंश, तड़पती सी आवाज में संजना ने जवाब दिया। वंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैसी हो संजना? वंश ने पूछा। वंश, वंश डार्लिंग जल्दी आओ। वंश के फोन में किसी लड़की की आवाज सुनकर संजना सख्ते में आ गई। उसके हाथ में कंपन होने लगी। हेलो वंश। संजना की आवाज में हल्का सा कंपन था। कहाँ हो तुम? वंश बोला।
बताया था ना तुम्हें कि इंग्लैंड जा रहा हूँ जरूरी काम से। संजना कांपते स्वर में बोली। वो कौन थी तुम्हारे साथ अभी? आवाज के साथ दिल भी डर से कांप रहा था उसका। वो दोस्त है मेरी, और भी काफी सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं आज, वंश ने बताया। फिर वो नाटक करते हुए बोला, और संजना बी मैच्योर, यहाँ का यही कल्चर है, इसी तरह की बात की जाती है यहाँ। पढ़ी लिखी हो तुम, समझा करो। वंश ने लगभग डांटते हुए संजना को समझाया तो संजना बोली, कब वापस आओगी? वंश ने जवाब दिया, बताया था ना तुम्हें कि टाइम लगेगा वापस आने में, काफी काम है यहाँ पर। संजना बोली, मम्मी मेरी शादी फिक्स कर रही है वंश, मान के साथ। संजना कहते हुए रो दी। तड़प थी उसकी आवाज में। वंश बात बनाते हुए बोला, ओह, मम्मी जी ऐसा कर रही है, पर क्यों? संजना रोते हुए बोली, पता नहीं वंश, उनको क्या हुआ है, जब से पापा जी गए हैं उनका व्यवहार ही बदल गया है। वो अचानक ही तुम्हारे खिलाफ हो गई हैं। वंश बोला, तुमने पूछा नहीं उनसे कि वो ऐसा क्यों कर रही है? बहुत पूछा, बहुत मनाया, पर वो तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम कब आओगे वंश? मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, प्लीज जल्दी आ जाओ। संजना रो रो कर बोल रही थी। वंश को संजना का रोना सुनाई दे रहा था। संजना का रोना सुनकर वंश के होठों के कोने मुड़ गए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। संजना उसके लिए तड़प रही थी, ये जानकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वंश बोला, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वो अभी किसी भी हाल में तुम्हारी शादी नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा रिश्ता ही पक्का होगा ना, वो तोड़ा भी जा सकता है। कहते हुए वंश के चेहरे पर जीत की खुशी दिखाई दे रही थी। जो हो रहा है वो होने दो, जब मैं वापस आऊंगा तो हम मिलकर कुछ कर लेंगे। वंश का सोचा हुआ प्लान पूरा होने जा रहा था। क्या करेंगी? संज ने परेशान होकर पूछा तो वंश बोला, आंटी को मनाएंगे, उन्हें समझाएंगे, जो भी गलत फहमी उनको हो गई है मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। संजना ने डरते हुए पूछा, अगर वो नहीं मानी तो मेरे घर और दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं संजना, तुम बस चली आना सब कुछ छोड़कर, तब उन्हें मानना ही पड़ेगा। वंश ने डिठाई से हंसते हुए कहा। फिर वो आगे बोला, ठीक है, अब तुम चिंता मत करो और रोना बिल्कुल बंद करो, वरना मैं यहाँ अपना काम नहीं कर पाऊंगा। संजना बस इतना ही कह पाई। उसे वंश के प्यार पर पूरा भरोसा था। फोन रखता हूँ, अब काफी देर हो गई, सब इंतजार कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखना, मुझे मेरी पहली जैसी हंसती खिलखिलाती संजना ही चाहिए, इसलिए रोना बिल्कुल नहीं। ओके, टेक केयर। कहकर वंश ने फोन रख दिया। संजना कुछ देर तक अपने फोन की स्क्रीन को देखती रही। अब उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून था। हु वर यू टॉकिंग? पास आती उसी लड़की ने वंश से पूछा। नो वन, जस्ट एन एम्प्लॉय। वंश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी एक बाह से पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगा। वो लड़की भी साथ चल दी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? उस लड़की ने साथ चलते हुए पूछा। उसके हाथ वंश की कमर को घेरे हुए थे। नथिंग, यू डोंट वरी। बोलते हुए ही वंश ने उसके फोrehead पर किस किया। वो लड़की भी मुस्कुरा दी। ऑफिस में धारा एक फॉर्म फिल कर रही थी। ये फॉर्म क्यों भर रही है तुम? धारा को फॉर्म फिल करते हुए देखकर सोनिया ने पूछा तो धारा बोली, लोन के लिए। बताकर धारा फिर से अपने काम में लग गई। बुरा नहीं मानो तो पूछ सकती हूँ कि क्या करोगी लोन का? सोनिया ने झिझकते हुए पूछा। वही, घर में जरूरत है और क्या। धारा ने बताया तो सोनिया उसका मुंह देखने लगी तो धारा बोली, नीलेश भैया को चाहिए काम करने के लिए, वो अपना कोई काम डालना चाहते हैं। सोनिया बोली, क्यों? वो तो कोई नौकरी करने लगे थे ना, उसका क्या हुआ? धारा ने जवाब दिया, छोड़ दिया, कह रहे थे कि मुझसे नहीं होता मेहनत, ज्यादा काम करवाते हैं और पैसे कम देते हैं, तो अब अपना काम करना है। सोनिया धारा को देखकर बोली, तुम्हें लगता है कि वो ये भी कर पाएंगे? क्योंकि दूसरे का काम करना आसान है जो उनको ज्यादा लग रहा है, जबकि अपने काम में हमें दोगुनी मेहनत करनी होती है, तभी बिजनेस चलता है। नौकरी से छुट्टी ले सकते हो पर अपने काम से कोई छुट्टी नहीं मिलती। मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। तुम सोच समझ कर लेना लोन, बाकी तुम्हारी मर्जी। सोनिया के कहने पर धारा भी सोच में पड़ गई। और तुम्हारा रिजल्ट कब आने वाला है? सोनिया ने पूछा। 10-15 दिन में आ जाएगा, धारा ने बताया। तो सोनिया बोली, ओके, तुम्हें कुछ बताना था, लो पहले ये चाय पियो। क्या? चाय का कप उठाते हुए धारा ने पूछा तो सोनिया बोली,
एक वैकेंसी निकली है उस कंपनी में जिसके लिए हमारी फर्म काम करती है। यानी कि शेखा। दारा ने पूरा बोला भी नहीं था कि सोनिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर जवाब दे दिया। उनके ब्रांच मैनेजर मिस्टर सुजीत सहाय की डेथ हो गई है और अब उन लोगों ने उस एक जगह को भरने के लिए 4 पोस्ट निकाली है। कहते हैं वो उनका दाहिना हाथ थे और काफी सारे काम वो अकेले ही देखते थे। अब इतना टैलेंटेड बंदा मिलना तो अभी मुश्किल है। एकदम से तो उन लोगों ने उनके काम को 4 डिपार्टमेंट में बांट दिया है। तुम 2 के लिए अप्लाई कर सकती हो। सोनिया ने अपना लैपटॉप धारा की तरफ घुमा दिया जिसमें शेखावत इंडस्ट्रीज की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी और बोली, तुम अप्लाई करो, तुम्हें ज़रूर ये जॉब मिल जाएगी और देखना यहाँ से तुम्हारी करियर का ग्राफ कितना ऊपर जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत दिखाओ मुझे, अभी तो बहुत कुछ है जो देखना पड़ेगा। धारा ने हंसते हुए कहा, पर वैकेंसी देखकर एक उम्मीद तो उसको भी हुई थी। इतनी अच्छी जॉब जिसके लिए उसने हमेशा से ही सपने देखे थे और मेहनत की थी। जो भी देखना है देखती रहना, पहले अपनी बायोडाटा भेजो। सोनिया ने उसको लैपटॉप थमाकर बैठा दिया। देख लो फिर, मुझसे दूर होना पड़ेगा आपको। लैपटॉप ऑन करते हुए मुस्कुराकर धारा ने कहा तो सोनिया बोली, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। सिर्फ हम साथ में काम नहीं करेंगे, बाकी पानी पूरी हम साथ ही जाएंगे खाने। छुट्टी होते ही ऑफिस बिल्डिंग के बाहर ही मिलूंगी, तुम्हें आवारा आशिकों की तरह इंतजार करती हुई। सोनिया ने अपने अंदाज में बात कही और दोनों ही हंस पड़ी। कुछ ही देर में धारा ने अपना बायोडाटा शेखावत इंडस्ट्रीज की साइट पर सेंड कर दिया था। उसे वो दिन याद आया जब वर्मा सर ने उसे वहां भेजा था। तब उस बड़ी सी बिल्डिंग को और उसके शानदार से ऑफिस को देखकर धारा के मन में भी हसरत जागी थी कि काश वो भी यहाँ काम कर पाते। आज उसने अपने सपने और भविष्य की तरफ एक कदम बढ़ाया था। सुबह 4 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मानखड़ा आने वाले अगली फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। आज विराज और परिणीता आने वाले थे। कुछ ही देर में इंतजार खत्म हुआ और सामने से ही विराज और परिणीता आते हुए दिखे। घर पर सब कैसे हैं? कार में बैठे ही विराज ने मान से हाल चाल लेना शुरू कर दिया था। वहीं परिणीता पीछे पैसेंजर सीट पर बैठी नींद के मारे ऊँघ सी रही थी। सब ठीक है, बाकी वहीं चलकर देख लेना। आप बताओ, आपका ट्रिप कैसा रहा? मान ने विराज से पूछा और परिणीता पर एक नजर डालकर हंस पड़ा। विराज ने देखा परिणीता लगभग सो ही गई थी कुछ ही मिनटों में। स्पेशल टैलेंट है इसमें, घंटों सो सकती है, विराज ने हंसते हुए बताया। अच्छा, लगता है 1 महीना यही किया दोनों ने, एक दूसरे की खूबियां ही ढूंढते रहे। मान ने मुस्कुराते हुए कहा, खूबियां? थोड़े दिन और रुकना पड़ता तो ये सीधे अपने मायके ही जाती एयरपोर्ट से, विराज बताते हुए हंस पड़ा। बहुत लड़ती है यार कसम से, पर बड़ी स्वीट है। विराज ने परिणीता की तरफ बड़े ही प्यार से देखा जो पूरी तरह सो चुकी थी। मान विराज को देखकर जो परिणीता को निहार रहा था मुस्कुरा दिया और बोला, ओहो क्या बात है भाई, चलो इस बहाने घर में रौनक लगी ही रहेगी। सभी को बड़ा इंतजार है आप दोनों का, खासकर दादी को। घर की तो बहुत याद आई हमें भी कसम से, विराज ने सिर से अपना सिर टिकाते हुए कहा। मान विराज को छेड़ते हुए बोला, सच कह रहे हो क्या? चेहरा देखकर तो नहीं लगता। मान की बात सुनकर विराज मुस्कुरा दिया और चुप होकर बाहर की तरफ देखने लगा। फिर वो कुछ याद करके मान की तरफ देखकर बोला, सुजीत अंकल के बारे में सुनकर बुरा लगा, अचानक ही क्या से क्या हो गया? मान गंभीर स्वर में बोला, हुआ तो और भी बहुत कुछ है भैया। फिर मान उसे बिजनेस के हाल चाल सुनाने लगा। विराज सब कुछ सुनकर हैरानी से बोला, क्या इतना सब कुछ हो गया तो तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? हम वापस आ जाते। मान बोला, इसलिए तो नहीं बताया कि आप वापस आ जाते, और यही हम लोग नहीं चाहते थे कि आप अपना क्वालिटी टाइम छोड़कर आए। भाभी को भी बुरा लगता और पापा चाहते थे कि आप उनको पूरा वक्त दो। विराज बोला, ऐसा कुछ नहीं है मान, परिणीता बहुत समझदार है, बल्कि उसे पता चलेगा तो उसे भी बुरा लगेगा सुनकर। संजना और सुधा आंटी कैसी है? मान एक गहरी सांस लेकर बोला, कैसी हो सकती है ऐसे टाइम पर, घर का स्तंभ थे वो। उनका इस तरह से अचानक चले जाना कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। मान बात भी कर रहा था और ड्राइविंग भी कर रहा था। वो तो है, पता नहीं था आने के बाद ये सब भी सुनने को मिलेगा। मान बोला, भाभी को उठाओ, हम पहुंचने ही वाले हैं।
विराज बोला। तेरी सुबह सुबह की नींद खराब हो गई, ड्राइवर को भेज देता। खाली आप आते तो ड्राइवर ही लेने आता, मान ने मुस्कुराते हुए कहा तो विराज ने चौंक कर उसे देखा। यानी मेरी वैल्यू घट गई? विराज ने आंखें तरेरते हुए पूछा तो मान मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, अब वो शेखावत खानदान की बहू है, कोई कम बात थोड़ी ही है। कहते हुए मान ने गाड़ी मेन गेट से अंदर की तरफ ले ली और हवेली के मुख्य द्वार पर रोक दी। गाड़ी की आवाज सुनकर सभी बाहर आ गए। सरस्वती जी हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी थी। विराज ने उतरते ही पीछे का डोर ओपन किया। परिणीता अभी भी सो रही थी। विराज के 2 बार आवाज लगाने पर भी नहीं उठी। ये देखकर सारे ही मुस्कुरा उठे। अरे रहने दे, थक गई होगी, मत उठा, सरस्वती जी ने कहा तो विराज उनके पास आया और तीनों के पांव छू लिए। फिर क्या गाड़ी में ही सोने देंगे क्या? विराज ने पांव छूकर उठते हुए पूछा। ऐसे कैसे गाड़ी में सोएगी, अंदर लेकर चलना, सरस्वती जी ने उसे धीरे से गाड़ी के अंदर झांकते हुए पूछा। सोते में कैसे जाएगी? विराज ने पूछा तो सभी उसका मुंह देखने लगे। मान बस हंसने ही वाला था। तो किस काम आएगा, उठाकर ले जा कमरे में और वहीं सुना दे, सरस्वती जी ने कहा तो विराज अपने दादाजी और डैड को देखने लगा। उसे सबके सामने परिणीता को उठाकर ले जाने में झिझक हो रही थी। उसने एक बार फिर कोशिश की उसे उठाने की, पर वो टस से मस नहीं हुई। सारे अब हंस पड़े। विराज झेंपते हुए अपना सिर खुजाने लगा। हम लोग जा रहे हैं, तुम बहू को लेकर अंदर आओ, कहते हुए तीनों अंदर चले गए। विराज ने जैसे तैसे गाड़ी से परिणीता को निकाल कर गोद में उठाया और कमरे की तरफ जाने लगा तो मान बोला, रुको रुको रुको, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप, कहते हुए मान ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया और दोनों की वीडियो शूट करने लगा, जब तक कि विराज ने उसे कमरे में नहीं सुला दिया। फिर वह वहां से चला गया। कुछ समय बाद विराज ने कमरे की बालकनी का दरवाजा खोल दिया और पर्दा भी हटा दिया। सुबह का उजाला और हल्की आवाजों को महसूस कर परिणीता ने अपनी आंखें खोलकर देखा। नींद में हल्का धुंधला सा दिखाई दे रहा था। सामने विराज दिखा जो ड्रेसिंग के आगे खड़ा होकर अपनी टाई सेट कर रहा था। परिणीता को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और फिर एक झटके में वो उठ बैठी। गुड मॉर्निंग, नींद खुल गई तुम्हारी? उसे उठा देख कर विराज ने पास आते हुए कहा और आकर उसकी बगल में बैठ गया। परिणीता ने उससे असमंजस से पूछा, मैं तो गाड़ी में थी ना। परिणीता अभी भी उलझी उलझी सी विराज को देख रही थी। परिणीता की हालत देखकर विराज हंस दिया। हाँ, मैंने गाड़ी में ही अपना बेडरूम बना लिया है, क्योंकि मेरी स्वीट सी छल्ली भी कहीं भी सो जाती है। अब तो उठ जाओ, 9 बज चुके हैं, परिणीता बोली। मैं रूम में कैसे आई बताओ ना, नींद में चलकर आई ना, विराज बोला। नहीं, उड़कर आई हो, अब उठ जाओ, मुझे जाना है ऑफिस। सोचा तुम्हें उठाकर जाऊं, नहीं तो पता नहीं कब तक सोती रहती। बताओ ना प्लीज, परिणीता ने मुंह बनाते हुए पूछा। बदले में विराज ने अपने मोबाइल से वीडियो निकालकर परिणीता को दिखा दिया, जिसे देखकर परिणीता की आंखें चौड़ी हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हैरानी से बोली, मुझे ऐसे क्यों लाए बच्चों की तरह उठाकर? विराज अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में रखते हुए बोला, क्योंकि बच्चों की तरह सोती हो तुम, कितनी आवाज़ें थी तुम्हें पर तुम उठी ही नहीं, परिणीता ने मुंह बनाकर पूछा। किसी ने देखा तो नहीं? विराज बोला। नहीं, बस सब आदेश देकर अंदर चले गए कि उनकी बहुरानी थक कर सो रही है तो उठाओ मत, ऐसे ही उठाकर कमरे में ले जाओ। तुम्हें क्या लगता है मेरे 4 हाथ हैं कि 2 से तुम्हें उठाऊंगा और बाकी 2 से ही वीडियो बनाऊंगा? परिणीता को अब शर्मिंदगी हो रही थी। अब मैं किस मुंह से सबके सामने जाऊंगी? विराज उसका मुंह पकड़कर बोला। सबको एक ही मुंह दिया है भगवान ने, और तुम्हें भी एक ही दिया है, इस मुंह से ही सबके सामने जाओगी। अब उठो और इसी मुंह को धोकर आओ। जा रही हो या उठाकर बाथरूम में ले जाऊं? परिणीता जल्दी से बोली। नहीं, रहने तो, मैं चली जाऊंगी। घबरा कर परिणीता बाथरूम की तरफ भागी। विराज उसे देख कर हंस दिया और रूम से बाहर निकल गया। आज शेखावत कंपनी में काफी सारे कैंडिडेट आए हुए थे इंटरव्यू के लिए। उनमें से एक धारा भी थी जो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। आज पहली बार उसे इतनी नर्वसनेस फील हो रही थी। इतना बड़ा ऑफिस और इंटरव्यू के लिए आए कैंडिडेट्स को देखकर धारा बहुत लो फील कर रही थी। सभी इंटरव्यू के हिसाब से अच्छे से तैयार होकर आए थे और एक धारा ही थी जो उन सब में अपने साधारण से कपड़ों
और पुरानी सी चप्पल पहने अलग दिख रही थी। और यही वजह थी कि सब उसे घूर कर देख रहे थे और कुछ एक नजरों से ही मजाक भी उड़ा रहे थे। जैसे ही धारा का नाम पुकारा गया, वो हड़बड़ाकर उठी और अपनी फाइल संभाले जैसे ही आगे बढ़ी, किसी चीज में उसका पांव उलझ गया और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। हाथ में पकड़ी फाइल भी गिर गई और उसमें रखे सारे डॉक्यूमेंट्स भी बिखर गए। सभी खड़े तमाशा देख रहे थे। लोगों की फुसफुसाने की और हंसने की आवाज धारा के कानों में सुनाई दे रही थी। जितनी तैयारी करके आई थी, सारी एक झटके में धरी रह गई। धारा ने अपनी आंखें मींच ली और उठने की कोशिश करने लगी। जैसे ही धारा उठने की कोशिश करने लगी कि तभी एक हाथ उसके आगे आया। उसने सिर ऊंचा करके देखा तो सामने उस शख्स को देखकर वो हैरानी से बस देखती ही रह गई और शर्म के मारे चेहरा लाल हो गया। धारा के सामने मान घुटनों के बल बैठा था और अपनी गहरी कत्थई आंखों से उसे देख रहा था। ग्रे ऑफिस सूट और वाइट शर्ट पर ब्लैक टाई लगाए मान को देखकर धारा के कान शर्म के मारे गर्म हो गए। उसने धारा के आगे हाथ बढ़ाया ताकि वह उसके हाथ को पकड़कर खड़ी हो सके और ये देखकर जितनी भी लड़कियां वहां इंटरव्यू के लिए आई थी, सभी का मन हुआ कि एक साथ वो भी मान के आगे गिर पड़े। उठो, मान ने कहा तो धारा ने झिझकते हुए मान की मजबूत और गर्म हथेली पर अपना बर्फ सा ठंडा हाथ रखा और दोनों साथ खड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए आप सबको, धारा के पीछे खड़े सारे कैंडिडेट्स को लगभग घूरते हुए मान ने कहा और धारा की फाइल को ठीक कर उसके हाथों में थमा दी। जाइए, आपका ही नाम पुकारा गया था ना। धारा को इंटरव्यू के लिए जाने के लिए कहमान ने अपने हाथ से इंटरव्यू रूम की तरफ इशारा किया। दारा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। चेहरे पर घबराहट से पसीने की हल्की बूंदें चमकने लगी। उसकी नसें झुकी हुई थी। जाओ फास्ट, देर हो रही है, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, मान ने कहा तो धारा ने दोबारा मान की तरफ नजरें उठाकर देखा। चेहरा देखकर लग रहा था कि अभी रो देगी। मान को देखकर धारा ने वापस नीचे की तरफ देखा। उसकी नजरों का पीछा कर अब मान को समझ आया कि गिरने की वजह से धारा की सैंडल टूट गई थी। अब इससे भी ज्यादा और क्या ही बुरा होता धारा के साथ। थोड़ा उसने चलने की भी कोशिश की तो टूटी सैंडल से पांव फिसल कर बाहर आने को हुआ। सारे फिर हंस पड़े। मान भी धारा को देख रहा था। इस वक्त धारा बहुत मासूम लग रही थी। गोरा रंग शर्म के मारे लाल हो गया था। आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। उस मासूम से परेशान चेहरे को देखकर मान के दिल में कुछ पिघलता सा महसूस हुआ। अपनी सैंडल यहीं उतार दो, मान ने कहा तो धारा ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? मैंने कहा अपनी सैंडल यहीं उतार दो और जाकर अपना इंटरव्यू दो। जल्दी, काफी देर कर चुकी हो तुम पहले ही, धारा हिचकिचाते हुए बोली। पर ऐसे आवाज में हल्का सा कंपन आने लगा था। लगा कि बस अभी रो देगी। मान को धारा के साथ उसका कॉन्फिडेंस भी गिरता लगा। देखो धारा, यही नाम है ना तुम्हारा? मान ने पूछा तो धारा ने हाँ में सिर हिला दिया। इंटरव्यू तुम्हारा है, तुम्हारी सैंडल का नहीं। और तुमने क्या पहना है और क्या नहीं ये मैटर नहीं करता, बल्कि तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा एक्सपीरियंस और तुम्हारा टैलेंट वैल्यू रखता है। वहां वो लोग बस यही देखेंगे। और तुम टैलेंटेड हो ये मुझे पता है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन याद है मुझे आज भी। उसके कहते ही धारा ने मान को हैरत से देखा। उसे लगा कि वो क्या ही याद रखेगा एक मामूली से फर्म के एम्प्लॉय को, पर मान को वो याद थी। कीप स्माइल एंड बेस्ट ऑफ लक, कहते हुए मान ने फिर उसे जाने का इशारा किया। इस बार धारा ने भी चेहरे पर मुस्कान लाते हुए हाँ में सिर हिलाया और अपनी सैंडल वहीं उतार कर रूम में चली गई। अब उसे इतनी घबराहट नहीं हो रही थी। उसका कॉन्फिडेंस भी अब थोड़ा बढ़ गया था। उसके जाते ही मान ने ऑफिस के प्यून को बुलाकर उसकी सैंडल उठाकर ले जाने को कहा और अपने केबिन की तरफ चला गया। वो उसी वक्त अंदर आया था जब धारा नीचे गिरी थी और मान ये देखकर तुरंत ही वहां गया, क्योंकि कोई भी धारा की मदद नहीं कर रहा था बल्कि उसकी हालत पर हंस रहे थे। इंटरव्यू रूम से निकलते हुए धारा के चेहरे पर एक मुस्कान थी। मान के थोड़ी से मोटिवेशन से ही उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि पहले से ही धारा ने काफी कठिनाइयों का सामना किया है और इतने सालों से जो काम कर रही थी उसका भी एक्सपीरियंस था उसे। कुल मिलाकर इंटरव्यू अच्छा रहा। बस शुरुआत में जाते ही लेट होने के लिए सॉरी मांगनी पड़ी।
अंदर इंटरव्यू लेने के लिए बैठे विराज और रघुवीर जी और बाकी और दो सीनियर एम्प्लॉय ने उनके सामने लगे टीवी स्क्रीन पर बाहर जो भी हो रहा था उसे देख लिया था, तो ज्यादा नहीं पूछा। बाहर आकर धारा अपने सैंडल को इधर उधर ढूंढ रही थी जो उसने वहीं छोड़ दिए थे। अब वो बिना सैंडल के कैसे जाएंगी? वो यहाँ से बाहर जाकर उन्हें ठीक करवा लेगी। तभी किसी ने उससे कहा, मैम ये आपके लिए। प्यून ने धारा के हाथ में एक पेपर बैग पकड़ा दिया। धारा उसे देखने लगी। ये क्या है? धारा ने पूछा। आपके जूते। प्यून के कहते ही धारा ने बैग खोलकर देखा तो उसमें पहले वाले से मिलते जुलते ही सैंडल थे। मेरे वाले सैंडल कहाँ है? धारा ने नई सैंडल देखकर पूछा। वो तो हमने फेंक दिए डस्टबिन में। फेंक दिए? पर क्यों? कहते हुए धारा की आवाज थोड़ी सी तेज हो गई। वहां बचे दो तीन लोग धारा को देखने लगे। वो पूरी तरह से टूट चुके थे इसलिए मैंने भिजवा दिए। पीछे खड़े मान ने कहा तो धारा ने पलट कर उसे देखा। सुनते ही उसे शर्मिंदगी हुई। जितनी हवा में वो इंटरव्यू देने के बाद उड़ रही थी सारी हवा निकल गई। वो अपने मन में बोली, हे भगवान, किसका मुंह देख कर निकली थी घर से? सारी इज्जत का कचरा आज ही होना था क्या? धारा मन ही मन बड़बड़ाई। उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उसके हिसाब से तो जुड़वा कर वो सैंडल 3-4 महीने और पहन लेती। क्या कहा तुमने अभी? दारा की बड़बड़ाहट सुनकर मान ने पूछा। कुछ नहीं सर, वो इसके कितने रुपए हुए? बैग की तरफ इशारा कर धारा ने पूछा। रहने दो, रख लो, मान ने कहा और वहां से जाने लगा तो धारा बोली, अरे नहीं, ऐसे कैसे रख लूं? आप बता दो, मैं दे दूंगी। धारा ने बोलते हुए अपना पर्स टटोला तो मान बोला, 3,000 रुपये। क्या? धारा लगभग चीखी ही थी और उसके चीखने से मान उससे ज्यादा चौंका था। वो बोला, मैंने पहले ही काफी रीजनेबल देखकर मंगवाए थे। तुम रहने दो, मैंने कहा ना कि मत दो, मान ने बोल दिया। पर धारा उसे परेशान हालत से ही देखती रही क्योंकि उसके पास कुल मिलाकर 1,000 रुपए भी नहीं थे। वो देती कहाँ से और अब क्या कहें वो भी समझ में नहीं आ रहा था उसे। अभी नहीं है तो रहने दो। अच्छा ऐसा करो, अपनी सैलरी से कटवा देना, ओके? मान ने कहा तो धारा के चेहरे पर कुछ राहत आई। धारा ने हामी में सिर हिलाया। ओके, वो भी मान गई तो कह दिया। उसके कहते ही मान तुरंत वहां से निकल गया। धारा ने उन सैंडल को देखा और कई सारे मिले जुले भाव उसके मन में चलने लगी। इतने पैसों में तुम्हें 3 जोड़ी सैंडल ले लेती। सैंडल पहनते हुए धारा ने सोचा और अपने पाँव देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगी। पर एक खुशी हुई, बहुत दिनों बाद कुछ नया मिला था और पहली बार कुछ इतना महंगा। डैड, हमारी कंपनी के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं और आपने मुझे खबर क्यों नहीं की? अकेले ही इतना स्ट्रेस लेते रहे आप? विराज ने इस 1 महीने के सारे टर्नओवर को देखते हुए सुमेर जी से कहा। तो सुमेर जी बोले, अकेले नहीं थे हम, मान था हमारे साथ और ये सब तो चलता रहता है बिजनेस में। अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं, तुम चिंता मत करो। ये सिर्फ 1-2 दिन की और बात है, सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। पर डेट, हमारे काफी सारे शेयर्स हमारे हाथों से निकल गए। विराज ने परेशान होते हुए कहा। तुम्हें पता है सुरेखा मुझे क्यों छोड़कर चली गई थी? विराज को बताते हुए अपनी चेयर से उठकर सुमेर जी विराज के पास आकर खड़े हो गए और थोड़ा रुककर बोले, मेरे वर्कहोलिक होने की वजह से काम के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और जब वो चली गई तो मैंने खुद को और भी ज्यादा काम में डुबो लिया था। ये सब मैं तुम्हें आज क्यों बता रहा हूँ ये नहीं पूछोगे? क्यों डैड? सुमेर जी के कहने पर विराज ने पूछा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हर काम के 2 परिणाम। अब इसका अच्छा पहलू ये रहा कि मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा है। इतने सालों में मैंने काफ़ी सारे अच्छे और बुरे वक्त दोनों दौर को देखा है। इसीलिए आने वाली हर मुसीबत को जल्द पहचानना और उससे निपटने का तरीका सभी से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। इसलिए तुम चिंता मत करो, ये सब मैं बरसों से संभाल रहा हूँ और यकीन करो आगे भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। विराज बोला, सॉरी डैड, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। विराज ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। पहले पूरी बात सुनो। सुमेर जी ने बीच में विराज को टोकते हुए कहा और उनके बोलते ही विराज चुप हो गया। अब इसी बात का दूसरा पहलू देखो कि मेरे वर्कहोलिक होने की वजह से सुरेखा ने मुझे छोड़ दिया कि मैं उसे ज्यादा टाइम और अहमियत नहीं दे रहा था। मुझे अपनी गलती और कमी का एहसास था कि मैंने परिवार को नहीं समझा, उसे वक्त भी नहीं दिया और यही वजह थी कि मैंने तुम्हें और परिणीता को बाहर भेजा ताकि तुम अपना पूरा टाइम अभी अपनी नई जिंदगी को दो।
एक दूसरे को समझो, जानो, ताकि आने वाले टाइम में तुम्हारी पत्नी तुम्हें तुम्हारी मजबूरियों को समझे और तुम उसे उसकी जरूरतों को समझो। बताते हुए सुमेर जी की आवाज में एक दर्द था। पहले अपने परिवार को मजबूत करो, उन्हें भरोसा दिलाओ कि तुम हमेशा उनके साथ हो। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है जीवन में, वो हमेशा एक दूसरे पर बना कर रखो। इसलिए तुम्हें भेजा मैंने। और रही बात बिजनेस की, तो तुम इसकी चिंता मत करो, अभी मैं हूँ। विराज बोला, डैड, आप पर विश्वास नहीं करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे बस आपकी चिंता थी। विराज को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सुमेर जी बोले, कोई बात नहीं, तुम तैयार रहो और मान को भी रेडी रखना। 1 घंटे बाद ही मीटिंग के लिए निकलना है। जी डैड, विराज ने कह दिया और सुमेर जी के केबिन से बाहर आ गया। उसको अभी भी टेंशन थी, क्योंकि आज जो होने वाला था उसका उसे एहसास था कि आज हाथ से बहुत कुछ जाने वाला है। तभी सभी ने ये मीटिंग बुलाई है। इधर अपनी डेस्क पर बैठकर धारा काम करते हुए कई बार अपने नए सैंडलों को देख चुकी थी। एक मीठी सी मुस्कान बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। मान का चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था, और हर वो पल याद आ रहे थे जब उसने मान को देखा था झील के किनारे पर पार्टी में उसके साथ, जब पहली बार प्रेजेंटेशन दी थी। और आज जो भी हुआ, हर बार उसे मान का अलग ही अंदाज देखने को मिला। वो बेपरवाह सा खूबसूरत शख्सियत का मालिक धारा को आज और भी ज्यादा आकर्षक लगा। हमेशा परेशानियों में घिरी धारा के चेहरे पर आज सुकून दिख रहा था। क्या हुआ, आज इंटरव्यू में कुछ बताओगी भी? सोनिया बोलकर सामने आकर बैठी तो धारा भी अपने ख्यालों से बाहर आ गई। अच्छा रहा, उसने बस एक संक्षिप्त सा उत्तर दिया। सोनिया उसे गौर से देखकर बोली, फिर ये इतनी देर से मुस्कुराया क्यों जा रहा था? सोनिया भी कहाँ कम थी। कहाँ, कौन मुस्कुरा रहा था? धारा ने अनजान बनते हुए कहा तो सोनिया बोली, अच्छा मुझे चिल्ला रही हो? बताओ क्या हुआ माँ, जो जब से आई हो मुस्कुराई जा रही हो और ये बार बार नीचे क्यों देख रही हो? क्या है बताओ? कहते हुए सोनिया ने नीचे की तरफ निगाह मारी तो देख कर ही चौंक गई और बोली, ओह माय गॉड, ब्रांडेड न्यू शूज। धारा, तुम इतने महंगे सैंडल कब से खरीदने लगी डियर? खरीदे नहीं है, मुझे लेने पड़े। मैंने ऐसे बताया जैसे बड़ी मजबूरी में लिए हूँ। हैं, लेने पड़े? ये कैसी बात हुई? सोनिया ने अजीब सा मुंह बनाकर पूछा तो धारा ने उसे सारी बात शुरू से बता दी। गॉड धारा, मिस्टर मान प्रताप सिंह शेखावत ने तुम्हें उठाया हाथ पकड़कर। लाशों के ढेर नहीं लगे क्या वहां पर? कहीं आग तो नहीं लग गई थी ना वहां? सोनी ने बात इतनी नौटंकी करते हुए कहा कि धारा को भी हंसी आ गई। कैसी बात करती हो दी? ये सब क्यों होगा? मैं गिर गई थी तो उन्होंने मुझे उठाने में मदद की, बस। अब इसमें लाशें और आग कहाँ से आ गई? सोनिया उसके सिर पर टपली मारकर बोली। भोली बुद्धू और दुनिया से अनजान धारा, अपने घर से और काम से बाहर आओ तो पता चले कि आज तुम पर खुदा कितना मेहरबान था। द मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैंडसम मान प्रताप सिंह शेखावत ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें उठाया, और इतना ही नहीं, सैंडल भी गिफ्ट किए। पता है कितनी लड़कियां मरती हैं उस पर, इवन दैट मैं भी। सोनिया ने बड़े इतराते हुए बताया जैसे बड़े तीर मार रखे हो। सोनिया की बात सुनकर धारा उसे घूर कर बोली, दी, आप शादीशुदा हो, भूल जाती हो क्या? तो क्या हुआ? देखो, हमें अच्छा खाना खाना होता है तो बाहर ही जाते हैं ना, घर में पड़ी खिचड़ी थोड़ी ही खाते हैं। ये बिल्कुल वैसा सही है। सोने ने हाथ मटकाते हुए कहा। दी, क्या करती हो आप यार? कहते हुए धारा हंस पड़ी। और हाँ, ये मुझे गिफ्ट में नहीं मिले, लॉन पर मिले हैं। बताते हुए धारा जोर से हंस पड़ी तो सोनिया ने असमंजस से पूछा, लॉन पर सैंडल कैसे? धारा बोली, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहा कि बाद में सैलरी से कटवा देना, सिंपल। इतना भी समझ नहीं आया क्या आपको? धारा ने बताया तो सोनिया की आंखें चौड़ी हो गई। बुद्धू लड़की, तुम सच में बड़ी वाली बेवकूफ हो। पता भी है क्या हुआ है तुम्हारे साथ, और तुम इतने आराम से यहाँ बैठी हो? सोनिया ने बोला तो धारा की हंसी एकदम ही गायब हो गई और चेहरा उतर गया। वो घबरा गई। उसने घबराकर गंभीरता से पूछा, क्या हुआ दी? कुछ गलत हो गया क्या? धारा, बेवकूफ लड़की, ओ गॉड, क्या होगा इस लड़की का? धारा के बोलते ही सोने ने अपना माथा पीट लिया। कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुला और सुमेर जी की पीए ने अंदर आकर दूसरी तरफ दरवाजे को खोल दिया। राउंड टेबल पर बैठे सभी लोग, जो इस वक्त किसी खास मुद्दे पर चर्चा करने में बिजी थे,
सभी की गर्दन दरवाजे की तरफ मुड़ गई और चारों तरफ शांति छा गई। इस वक्त सिर्फ जूतों की पंजाबी ही सुनाई दे रही थी। सुमेर जी और उनके पीछे मान और विराज ने रूम में प्रवेश किया। चेयरमैन को देखकर सभी अपने सीट से खड़े हो गए, सिवाय एक शख्स के। विजेंद्र ठाकुर अपनी सीट पर ही बड़े आराम से बैठे रहे, टांग पर टांग रखे, कुर्सी की बैंक से अपनी पीठ सटाए वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सामने देख रहे थे। सुमेर जी अपनी चेयर के सामने आकर खड़े हुए। उनकी और सभी की नजर अब विजेंद्र ठाकुर पर थी। उनकी यह हरकत सभी को नागवार गुजर रही थी, खासकर विराज और मान को। शेखावत इंडस्ट्री के मालिक और सबसे बड़े शेयर होल्डर्स होने के नाते उनकी अलग इमेज और रिस्पेक्ट है, जिसको विजेंद्र ठाकुर बड़े ही इत्मीनान से बैठकर अनदेखा कर रहे थे। विराज गुस्से में विजेंद्र ठाकुर से कुछ कहने ही जा रहा था कि सुमेर जी ने उसे हाथ के इशारे से रोक लिया और सभी को बैठने का इशारा कर खुद भी अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठने लगी, जो टेबल के बीचों बीच लगी थी। उनके बाईं तरफ विराज और मान बैठ गए। एक मिनट मिस्टर शेखावत, माफी चाहूंगा, पर इस चेयर पर अब आप बैठने की हैसियत नहीं रखते। सुमेर जी के बैठने से पहले ही विजेंद्र ठाकुर ने उनको टोक दिया और खुद भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उनकी इस हरकत से विराज के साथ साथ मान की नसें भी गुस्से में तन गई। वो दोनों भी अपनी सीट से उठकर सुमेर जी के पास आकर खड़े हो गए। अच्छा, और ऐसा तुमसे किसने कहा? विराज ने गुस्से में जबड़ा भींचते हुए विजेंद्र जी को जवाब देते हुए पूछा। अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले विराज इस वक्त विजेंद्र जी को घूरे ही जा रहा था, जबकि मान गुस्से में शांत सा खड़ा आगे की कार्यवाही का इंतजार कर रहा था। कहने और बताने के लिए मैं हूं ना, सो बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो और देख भी लो, कहते हुए अपने पीए से एक फाइल लेकर उन्होंने फेंकने के अंदाज में सबके सामने टेबल के बीचों बीच रख दी। मिस्टर शेखावत, इस कुर्सी के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा दावेदार मैं हूं, ना कि आप। शायद ये बात इन सबको नहीं पता होगी, तो बोर्ड के सभी मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को मैं बता देना चाहूंगा कि इस वक्त इस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे पास है, 40% शेयर। मिस्टर शेखावत, आपसे पूरे 5% से ज्यादा। विजेंद्र ठाकुर सुमेर जी की आंखों में आंख मिलाते हुए पूरे जोश से लगभग चिल्लाते हुए बोले। अब सभी खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी एक कंपनी और उसके बोर्ड मेंबर्स, शेयर होल्डर्स के लिए। भागीदारी और हिस्सेदारी मायने रखती है, देखना नहीं चाहेंगे हम सब? जयेंद्र ठाकुर ने बाकी के मेंबर्स की तरफ देखकर आत्मविश्वास के साथ कहा। एक एक कर सभी फाइल को देखने लगी और सभी की प्रश्न भरी निगाह अब दोनों पर थी, पर सुमेर जी शांति से खड़े टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमा रहे थे, जैसे उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर विराज जरूर टेंशन में आ गया था। तो आप सब क्या कहते हैं? विजेंद्र ठाकुर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा और फिर पलट कर कुटिल मुस्कान के साथ सुमेर जी को देखकर उनके पास आए और बोले। तो मिस्टर शेखावत, आप क्या कहते हैं? कहते हुए उसने पेपर वेट को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। विराज का पारा हाई होने लगा गुस्से में। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। वो फिर से विजेंद्र जी की तरफ लपका, पर इस बार मान ने उसे रोक लिया। थोड़ा सब्र से काम लीजिए मिस्टर ठाकुर, इतनी भी क्या जल्दी है? सुमेर जी ने बड़े ही शांत और ठंडे लहजे में ये बात कही और पेपर वेट को छोड़कर अब वो पूरी तरह विजेंद्र ठाकुर की तरफ मुड़े और उनकी तरफ देखकर एक मुस्कान के साथ सामने खड़े सभी मेंबर्स की तरफ देखा। आज की ये मीटिंग आप सभी को कंपनी से रिलेटेड एक नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखी गई है। परिणीता टेक्सटाइल ने आज सुबह ही हमारी कंपनी के साथ मर्ज किया है, जो कि 10% शेयर की दावेदार है, और साथ ही कलावती कॉर्पोरेशन ने भी हमारी कंपनी में विलय कर लिया है, तो इसके साथ ही उनके 10% के शेयर भी हमारे हुए। तो कुल मिलाकर आज हम 55 यानी कि 55% के दावेदार हैं। कहते हुए अब सुमेर जी विजेंद्र ठाकुर की तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर शांत भाव से हल्की मुस्कान थी, जो उन्हें देखकर और गहरी हो गई। वहीं मान तसल्ली से हाथ बांधे सामने खड़े विजेंद्र जी को देख रहा था और विराज ने आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव से अपने पिता को देखा। शायद इतना काफी होगा आपके लिए मिस्टर ठाकुर, सो टेक योर सीट। कहते हुए सुमेर जी ने सामने रखी कुर्सी की तरफ हाथ से इशारा किया। उनकी गहरी आंखें भी मुस्कुरा रही थी, जबकि विजेंद्र जी के चेहरे के सारे रंग उड़ चुके थे। जितने दावे उन्होंने किए वो सब बेकार निकले।
और जितनी चालें उन्होंने चली थी सब पर पानी फिर चुका था। गुस्से में उन्होंने अपनी फाइल उठाई और सबको खोलते हुए बाहर की तरफ जाने लगे। एक मिनट मिस्टर ठाकुर, आप इस तरह नहीं जा सकते। मान की आवाज पर सभी ने उसकी तरफ देखा और मान चलता हुआ विजेंद्र जी के सामने आकर खड़ा हो गया। आज आपने ना सिर्फ हमारे चेयरमैन की इंसल्ट की है, बल्कि अपने फालतू के दावों से हमारा टाइम और कंपनी की छवि खराब करने की भी कोशिश की है। और आप इतना सब करने के बाद आराम से चले जा रहे हैं। ये सही नहीं है। आप ऐसे नहीं जा सकते। मान विजेंद्र ठाकुर और दरवाजे के बीच अपने हाथ सीने से बांधे खड़ा था। मान को देखकर विजेंद्र जी की आंखों में गुस्सा उतरने लगा। हमारे चेयरमैन से माफी मांगी। मान ने विजेंद्र जी की आंखों में कठोरता से झांकते हुए कहा, हमारे चेयरमैन और सभी मेंबर्स से माफी मांगे बिना आप नहीं जा सकते। क्या कहते हैं आप सभी? मान ने इस बार सभी मेंबर्स की तरफ देखा। हाँ हाँ, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। अब तीन चार आवाजें एक साथ आने लगी। अब मान से विजेंद्र जी की आंखें लाल होने लगी और चेहरा कांपने लगा। गुस्सा आंखों में उतरने को आया था। घूर कर उन्होंने सबकी तरफ देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं ठाकुर साहब? माफी तो आपको माननी ही पड़ेगी। एक मेंबर बीच में बोल पड़ा। उसके साथ बाकी सभी ने दबाव बनाया। सॉरी। गुस्से से भरी आवाज में विजेंद्र जी बस इतना ही कह पाए और तेजी से मान की बगल से निकल गए। मान, विराज और सुमेर जी तीनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। विजेंद्र जी अपने घर आ गए थे। पूरा कमरा तहस नहस हुआ रखा था। हाथ में वाइन का गिलास पकड़े विजेंद्र जी के कानों में खुद की आवाजें गूंजे जा रही थी। सॉरी, ये शब्द उनके दिमाग में अंगारों की तरह बरस रहा था। आंखों में एक बार फिर नफरत उठी और इस बार वाइन का गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। गुस्से और नफरत से पूरा वजूद कांप रहा था। सर, वंश सर का फोन है। वो आपसे बात करना चाहते हैं। दरवाजे पर हाथ में फोन लिए विजेंद्र जी का पीए खड़ा बड़ी मुश्किल से ये बात कह पाया। कमरे की हालत विजेंद्र जी के गुस्से को बयां कर रही थी। गेट आउट! विजेंद्र जी इतनी जोर से चिल्लाए कि फोन के दूसरी तरफ वंश ने भी आवाज सुनी और अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो अपने पिता के गुस्से और महत्वाकांक्षा से अच्छी तरह वाकिफ था और मीटिंग में क्या क्या हुआ सब उसे पता चल गया था। सारे किए कराए पर पानी फिर चुका था। विजेंद्र जी के गुस्से से बचते हुए पिए तुरंत उस कमरे से बाहर आ गया। सर, वो पूरी तरह बोल भी नहीं पाया। वो वंश बोला। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने। वंश ने तुरंत फोन काट दिया। अब तक का ये पांचवा कॉल था जो वंश ने किया था और विजेंद्र जी ने उससे बात नहीं की थी। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा शेखावत। ऐसी इज्जत उछालूंगा ना कि पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। वंश ने इस बार संजना को फोन लगा दिया। सुमेर जी की हवेली में इस समय सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। सच में आप ग्रेट हो डैड। मुझे पता नहीं था कि आपने इतनी तगड़ी तैयारी कर रखी थी उन ठाकरों के खिलाफ। विराज ने डाइनिंग टेबल से चावल का बॉल उठाते हुए कहा। तैयारी तो सच में बहुत तगड़ी थी, पर इस बार का सारा क्रेडिट मान को जाता है। ये सारी प्लानिंग उसी की थी। खाना खाते फोन में मगन मान को देखकर सुमेर जी ने कहा। विराज मान को देखकर बोला, सही में यकीन नहीं होता, इतना सब तुमने किया, वो भी अकेले। पर मुझे बताया क्यों नहीं? पता है कितनी टेंशन में था मैं। कैसे बता पाता? आज सुबह ही पूरा हुआ है ये प्रोसेस। उन दोनों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खाना फिनिश कर उठते हुए मान ने कहा, ओके, मैं सुजीत अंकल के यहाँ से होकर आता हूँ थोड़ी देर में। मान ने हाथ पहुंचे और गाड़ी की चाबियां लेकर निकल गया। अब ये रोज का था। जब तक संजना को एक बार देख नहीं लेता चैन नहीं आता मान को। मान चला गया। तुम्हें कुछ और भी बताना था? सुमेर जी ने विराज को देखते हुए सरस्वती जी की तरफ देखा। मान और संजना के रिश्ते की बात की है सुधा ने। सरस्वती जी ने विराज को बताया। पर अभी तो अंकल। परिणीता बीच में ही बोलते हुए रुक गई। सरस्वती जी बोली, सुजीत के अचानक चले जाने से घबरा गई है और अकेली औरत के लिए तो मुश्किलें भी हजारों होती हैं। बेटियां भले ही पढ़ लिख जाएं, पर उनको सुखी संसार में बसाने की जिम्मेदारी तभी माता पिता की ही होती है। सुधा के मन में भी भय बैठ गया है, मृत्यु का भय, और इसी वजह से वो अभी ना कुछ सोच पा रही है, ना देख पा रही है, और हमें भी उसे तसल्ली देनी चाहिए। जी दादी, हम दोनों कल ही उनसे मिलकर आएंगे। आज तो टाइम ही नहीं मिल पाया। परिणीता ने विराज की तरफ देखते हुए कहा तो उसने भी हाँ में सिर हिला दिया।
कमरे की बालकनी में खड़ी संजना काले से आसमान को देख रही थी। रेलिंग को पकड़े खड़ी संजना के बाल हवा में लहरा रहे थे। बरसात की हल्की फुहार आ रही थी। आसमान में चमकती बिजली कुछ पल के लिए उजाला कर जाती, जिसमें अंधेरे में खड़ी संजना का वजूद भी दिखाई देता। मान कुछ पल तक खड़ा संजना को खोया हुआ देखता ही रहा। संजना, मान ने पीछे से आकर संजना के दोनों कंधों पर हाथ रखा। अपने ख्यालों में खोई संजना मान की आवाज से अपने होशो हवास में वापस आई। चेहरा हल्का सा घुमाकर अपनी गहरी सांस छोड़कर वापस सामने देखने लगी। इन दिनों बातें खामोशी से ही होती थी। अंदर चलो, मौसम खराब है, ठंड लग जाएगी तुम्हें, मान ने कहा, पर संजना ने कोई जवाब नहीं दिया। आंटी बता रही थी कि आज खाना भी नहीं खाया तुमने। उसे चुप देखकर मान ने दूसरी बात कही। संजना ने कहा, मेरा मन नहीं था। बड़ी मुश्किल से यही कह पाई वो। उसके जहन में 2 दिन में वंश से हुई बातें ही चल रही थी। अभी जैसा चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। सगाई कर लो मान से, बिना कुछ बोले। वंश की कही बातों में उलझी संजना मान के आने से और परेशान हो गई। मान के हाथ कंधे से सरकते हुए संजना की दोनों हथेलियों पर आकर रुके और उन्हें कमर में लपेट कर उसने संजना को अपने आगोश में ले लिया और चेहरा संजना के कंधों पर रख वो भी सामने देखने लगा। कब तक ऐसे उदास रहोगी? तुम्हें इसने देखकर तो घर जाने के भी मन नहीं करता मेरा, कहते हुए मान ने संजना के बालों को हल्के से चूम लिया। संजना कसमस आ गई। उसने आंखें बंद कर ली और आंसू की एक लकीर गालों पर बन गई। वो नहीं चाहती थी कि मान नजदीक आए उसके, पर वंश की बातें याद करके बेबस सी खड़ी रही। मुझे नींद आ रही है, बस यही बहाना सही लगा संजना को इस वक्त। मान बोला, चलो अंदर। मान ने संजना पर अपनी पकड़ हल्के से की तो संजना तुरंत ही उसके पास से हटकर अंदर आ गई। बालकनी का गेट लगाकर मान वापस संजना की तरफ घुमा। मान की नजरों से उलझन हो रही थी संजना को। वो इधर उधर देखने लगी। कल तैयार रहना, मैं लेने आऊंगा। मान के कहने से संजना ने उसे चौंक कर देखा और बोली, कल? मैं कल से हॉस्पिटल वापस से ज्वाइन कर रही हूँ, काफी दिन हो गए। तुम्हें कुछ जरूरी काम था क्या? नहीं, कोई जरूरी काम नहीं था, बस तुम्हें उदास देखा तो सोचा कल कहीं ले चलूं तो तुम्हारा मन बहल जाएगा। पर ये भी सही है, तुम हॉस्पिटल जाना शुरू कर दो, काम में शायद पहले जैसी नॉर्मल हो जाओ। मान संजना को कुछ पल निहारता रहा, पर वो बोली कुछ भी नहीं, बस अपने दुपट्टे के छोर को हाथों में उमेरती हुई यहाँ वहाँ देखती रही। ओके, गुड नाइट, चलता हूँ मैं। और दूध रखा है टेबल पर, उसे पीकर सोना, ठीक है? बदले में संजना बस इतना ही कह पाई। मान के जाते ही उसने डोर बंद किया और सिर पकड़ कर बैठ गई। आगे क्या होगा? वंश आगे क्या करने वाला है? क्या संजना और मान की शादी तय हो जाएगी? क्या धारा को मान के ऑफिस में जॉब मिल जाएगी? क्या धारा नीलेश को पैसे दे देगी? क्या मान धारा को पसंद करने लगेगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।